डेप्रिसिएशन में हमने बात की थी ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो और बिक जाए, तो जिस साल बिकेगा उस साल WDV में ऐड कर देंगे डिडक्शंस। अजीब सी बात थी लेकिन करना ऐसा ही है। कितने लोगों ने होमवर्क वाला सवाल किया था? हाथ खड़ा करें। हो गया था सवाल? अच्छा, बिल्डिंग पर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। जी, पेज नंबर 132। पॉइंट नंबर 7। मैंने माना कि इसमें WDV मेथड है, लेकिन ये जो पॉइंट 7 है मैं आपको मजबूरन स्ट्रेट लाइन मेथड से समझा रहा हूं। WDV मेथड से ये समझ आ नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। एक एसेट की कॉस्ट है 90 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड की इजाजत नहीं है, बिल फर्ज इजाजत होती। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आपने इसको 90 को डेप्रिशिएट किया 3 साल। बिल फर्ज चौथे साल भी एसेट अच्छी कंडीशन में था, आप इस्तेमाल करते रहे। जी भाई, और कितना डेप्रिशिएट करेंगे? कितना कहते हैं चौथे साल 30 डेप्रिशिएट करेंगे? कितना कहते हैं नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? तो कॉस्ट अगर 90 है तो मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट किया जा सकता है? 90 से ज्यादा नहीं। बिल फर्ज चौथे साल भी एसेट अच्छी कंडीशन में रहे तो कितना डेप्रिशिएट करेंगे? वाई? तो ये बात WDV में समझाने में बहुत टाइम लग जाना था। 90 into 15%, ये 12-13 साल मुझे लग जाने थे समझाने में। इसलिए आसानी के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। WDV में 8, 10, 15 साल में ये बात समझ आनी थी, फिर भी एंड में जाके पॉइंट्स में जवाब आते रहना था। जी भाई, टाइम पे आया करें। पॉइंट 7, द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस ड्यूरिंग ओनरशिप शेल नॉट एक्सीड द, जी देखें, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन शेल नॉट बी ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट किया जा सकता है? जितनी उसकी कॉस्ट हो। द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन शेल नॉट एक्सीड द कॉस्ट। आजे 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 भाई, ये इस रो में जगह बनाएं, सेकंड रो में। उधर सेकंड लास्ट रो में जगह बनाएं। और भाई टाइम पे आया करें कल से। ओके, नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 13 का ए। जी, क्वेश्चन नंबर 3। कल 2 हो गए थे ना? कल 2 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, आपने कार बाय की ₹27 लाख की ऑन 12 मई 16।
और आपने सेल कर दी, सोल्ड ऑन 15 जनवरी 17 फॉर रुपीज 22 लाख। ये आपका सवाल है। आंसर जी, सोलह 17। खरीदी कब? 12 मई 16। बेची कब? 15 जनवरी 17। डेट ऑफ सेल। अब आप मुझे बता दें कि किस साल डिप्रिशिएट करेंगे, किस साल नहीं करेंगे। चलें जी, सवाल नोट करें। ओके जी, क्या गाड़ी का लिस्ट देखें। फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, सेकेंड हैंड प्लांट। क्या गाड़ी एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के लिए? नो। लिस्ट और क्लियरली है सामने, डायग्राम बनी हुई। तो उसमें आ रही है व्हीकल, फर्नीचर, सेकेंड, कलेक्ट डायग्राम से बनाई थी, फर्नीचर, व्हीकल। अब बता दें व्हीकल एलिजिबल है, व्हीकल पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा? नहीं। अगर व्हीकल पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना तो बस ठीक है। फिर 2016 के साल में से क्या करेंगे? सिर्फ डेप्रिशिएट जी। कॉस्ट बोलें। 12 मई 16 कॉस्ट। जून 16। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब एसेट्स के लिए 15%। जी 405000 जी। 30/16 WDV 950000। जी, बेचने के साल में डिप्रिशिएट करना है, बेचने के साल में डिप्रिशिएट। ओके, 2017 में क्या मैं करूंगा? टैक्स वालों के मुताबिक या एसेट बेचने पे गेन आएगा या लॉस आएगा।
consideration लेस टैक्स वालों की WDV, कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन में से टैक्स वालों की WDV माइनस कर देंगे, यू विल गेट गेन और लॉस। ओके, इसमें आपने एक रूल लिखना है, ये रूल याद रखना है। जब भी यहां आपने लिखना है ना 17 के साल में गेन लॉस आया, तो फौरन ब्रैकेट में आपने 30 जून 16 लिख दिया करना है, फिर पेपर में कभी गलती नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रूल है, बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसलिए फिर WDV कब तक की कैलकुलेट हुई होगी? 30 जून 16 तक की। WDV कब तक की कैलकुलेट हुई होगी? 30 जून 16 तक। कितनी? 229500। Okay. What is the consideration received? 22 लाख। ओके, आम हालात में, अभी नोट नहीं करना, आम हालात में गेन लॉस ऐसे निकलता है। आम हालात में गेन लॉस ऐसे निकलता है, क्या? टैक्स WDV और ऊपर क्या लिख देते हैं? कंसिडरेशन। लेकिन ये स्पेसिफिक हालात हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक हालात हैं। इन स्पेसिफिक हालात के अंदर, इन स्पेसिफिक हालात के अंदर हम जब गेन लॉस निकालेंगे तो गेन लॉस में कंसिडरेशन निकालने का जरा डिफरेंट तरीका होगा। कंसिडरेशन निकालने का क्यों डिफरेंट तरीका होगा और पता कैसे चलेगा इस सिनेरियो में आपने कंसिडरेशन निकालनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो कैलकुलेशन हमने की है, दिस इज रॉन्ग। ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। ये कैलकुलेशन क्यों गलत है? ये सारी कैलकुलेशन मैंने की है आम हालात में, ये सारी कैलकुलेशन मैंने की है आम हालात में, और सारी कैलकुलेशन आपके सामने गलत की है। व्हाई? जब दो चीजें पाई जाएं सवाल में, नंबर 1 एसेट का नाम हो गाड़ी, और दूसरी बात 25 लाख से महंगी हो, तो आपने एज्यूम करना है गाड़ी 25 लाख की खरीदी है, क्योंकि लॉ मेकर महंगी गाड़ियां खरीदना डिस्करेज कर रहा है। जब एसेट का नाम हो गाड़ी और कीमत हो 25 लाख से ज्यादा, तो आपने एज्यूम करना है गाड़ी कितने की खरीदी है। अब सारा डेटा और सारा सॉल्यूशन गलत है। ये आम हालात में था, लेकिन रिवीजन करवानी थी, रिवीजन हो गई। ये आम हालात में कैलकुलेशन थी। क्या करना है? कुछ नहीं होता, परेशान क्यों हो गए? क्या करना है? अब ये भूलेगा कभी नहीं। गाड़ी की कॉस्ट को क्या एज्यूम करना है? 25 लाख। नाउ आई एम रिवाइजिंग द कैलकुलेशन। आप लोग सिर्फ दोबारा कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम जी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार? 25 लाख। वी विल एज्यूम दैट इट इज 25 लाख, बिकॉज महंगी गाड़ियां खरीदना वो डिस्करेज करता है। इट इज द न्यू सोल्यूशन। ओके, एंड इट इज द करेक्ट वन जी। डेप्रिशिएट करें आप एट द रेट ऑफ 15%, 375,000 जी। WDV 2125,000, 2125,000। ओके, नाउ what is the WDV? 2125,000. What is the consideration? 22 लाख। अब आपने एक फॉर्मूला लगाना है, सवाल में आए, इसमें किताब में पॉइंट नंबर 13, साथ साथ पढ़ते भी जाएं। 13 का ए, द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। पहला रूल बताएं। The cost of vehicle shall not exceed 2.5 million। गाड़ी की कॉस्ट 2.5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ज्यादा होगी तो फिर किस पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? क्या मैं इसको एक्चुअल कॉस्ट लिखूं या एज्यूम्ड?
एज्यूम कॉस्ट है, लेकिन असल में एक्चुअल कॉस्ट तो 27 लाख थी। अकाउंटिंग की क्लास में कभी नहीं ऐसा किया होगा, बिल्डिंग खरीदी हो 50,000 की, डेप्रिशिएट 40,000 पे कर रहे हो। ओके, वेयर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख, किताब where the cost of passenger transport vehicle is restricted to 25 lakh, the consideration shall be calculated as follows. The consideration shall be calculated as follows: A into B over C, where A amount received on disposal of vehicle, बताएं अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल 22 लाख, इट इज ए। व्हाट इज बी? 25 लाख। व्हाट इज सी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द व्हीकल। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द व्हीकल? 27 लाख। ओके, इसकी लॉजिक सुन लें। ये WDV कौन सी गाड़ी वाली है भाई? इधर देखो, ये WDV कौन सी गाड़ी वाली है? 25 लाख वाली गाड़ी वाली WDV है। ये WDV कौन सी गाड़ी वाली है? 25 लाख वाली गाड़ी वाली WDV है, 27 लाख वाली गाड़ी की WDV नहीं है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली बाजार में तो गाड़ी बिकी, और गाड़ी कौन सी थी? 27 लाख वाली। कितने में बिकी? 22 लाख में बिकी। अब गाड़ी बाजार में कितने की बिकी? 22 लाख। जब गाड़ी बाजार में 22 लाख की बिकी तो इधर देखें, 27 लाख वाली गाड़ी अगर 22 लाख में बिकी तो बताओ 25 लाख वाली होती तो बाजार में कितने की बिकती? इट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। दोबारा सुने, 27 लाख गाड़ी तो 27 लाख वाली है ना, 27 लाख वाली गाड़ी बाजार में कितने की बिकी? तो अगर सस्ती वाली लेके जाते, 25 लाख वाली लेके जाते, तो वो कम पैसे देके जाती। ठीक है, आप बताएं कंसिडरेशन, लेकिन लॉजिक याद नहीं रखी, फॉर्मूला याद रखना है, A into B over C। 2037 037 87963 नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एज लॉस, लेकिन इसका अच्छा नाम है टैक्स वालों के मुताबिक लॉस। इसका अच्छा नाम है टैक्स वालों के मुताबिक लॉस। जी, फिर कुछ भी ना करते, फिर तो सारी कैलकुलेशन नॉर्मल। जी भाई, ये सेकंड लास्ट फ्लोर में जगह बनाई, ये बैग उठाओ दरमियान में से, एक आगे आ जाए।
ओके, नेक्स्ट। दो अजीब सी बातें आपने पढ़ ली, जरा गौर से सुन लीजिएगा। एक कल पढ़ी थी, एक आज पढ़ी थी। ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो और बिक जाए। बिकने के वक्त आपने इसको पकड़ना है, यहां इनर कॉलम में लिखना है WDV को, और उसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर देनी है, जिस तरह कल आपने होमवर्क में किया होगा। ये पहली अजीब सी बात थी। ये उस एसेट के लिए थी जो पार्टली बिजनेस पार्टली, जो ऐसी गाड़ी है 25 लाख से महंगी खरीदी, उसको 25 लाख पे डेप्रिशिएट करना है, लेकिन जिस साल क्या निकालना है, गेन लॉस, तो WDV को नहीं छेड़ना। कल WDV को छेड़ा था, WDV को नहीं छेड़ना। पिक द WDV एंड पार्क इट हियर। WDV को इधर लिख दें। छेड़ना किसको है, कंसिडरेशन रिसीव को, और क्या कर देने, A इंटू B ओवर C। तो कल किसे छेड़ा था, आज कंसिडरेशन। चलें जी, पेज 133। पॉइंट नंबर B जी। लैंड आपने खरीदी 5 लाख की और बिल्डिंग 12 लाख की। 5 जमा 12 लाख। पॉइंट C पढ़ के बता दें क्या करना है। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। जी भाई, इस बात का मतलब क्या है, इसमें लैंड की कॉस्ट को इग्नोर करें। क्यों? हाँ, तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन में हम डेप्रीशिएट सिर्फ किसको करेंगे, 12 लाख को। डेप्रीशिएट ओनली बिल्डिंग, लैंड को डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। अगर कभी लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी खरीदी तो अलग अलग करेंगे, उसमें लैंड कितने की है, बिल्डिंग कितने की है। डेप्रीशिएट सिर्फ किसको करेंगे, बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट। पॉइंट नंबर C हो गया था। पॉइंट नंबर D, पॉइंट नंबर D के आगे लिखें पेज 135 क्वेश्चन 6 एंड 7।
पेज 135, क्वेश्चन 6 and 7. जी पहले कल वाला रिवाइज करवा दें. एसेट्स एलिजिबल नॉट एलिजिबल. एलिजिबल फॉर व्हाट? एलिजिबल फॉर 2 depreciations in first year. नॉट एलिजिबल की लिस्ट. सेकेंड हैंड प्लांट परचेज्ड फ्रॉम पाकिस्तान और बिल्डिंग. अदर्स. इनके नाम याद करने, इनके नाम याद नहीं करने. अच्छा जी, पहले साल इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन. पहले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर सिर्फ क्या करने? डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. क्वेश्चन 6 और 7 करते हैं अब. नई किताबें ले लें. सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुई हैं, 8-10%. जिनके पास पुरानी है उन्हें कह रहा हूँ. क्वेश्चन 6. मिस्टर हारिस हैज़ परचेज्ड अ बिल्डिंग. हारिस ने बिल्डिंग परचेज की है. पेज 135. Mr. Harris has purchased a building costing rupees 4675,000 on यकम अक्टूबर 2009. अच्छा, यकम अक्टूबर 2009 पहला साल का बैंड होगा. 30/10. दूसरा 30/11. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2010 एंड 2011. सोल्यूशन मत देखा करें जी. बिल्डिंग में कोई चक्कर नहीं 25 लाख से ऊपर वाली का, वो गाड़ी में था जी. व्हाट इज दिस? बिल्डिंग. पहले साल भी, दूसरे साल भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन. चलें जी. डेट ऑफ परचेज बताएं. 1 अक्टूबर 2009. कॉस्ट आप तो रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे ना. रुपीज इन 1000 जी. 4675 रुपीज इन 1000. 30/2010. इसे डेप्रिशिएट करेंगे. बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%. 4675 इंटू 10%, 468. ठीक है, राउंडिंग सीखी हुई आपने. 468. वेट बल्कि पूरा क्यों लिखना है? ऐसे एट 10% जी. बोले 407. 30/6/2011 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, कैलकुलेटर ना पकड़े, 420.7. राउंड कैसे करेंगे? 421 जी. 30/11 3786. It is calculation of depreciation for 2010 and 2011.
यहां तक नोट कर लें। फिर 2012 में इस एसेट को बेच देते हैं। रजिस्टर पे करेंगे ना, ये उधर ही करेंगे। चल काउंटिंग करें। ओके मोबाइल वाले भाई, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? चलो इधर फिर टेंट है वो। अच्छा मुझे बता दें, इस सवाल में डेट ऑफ परचेज क्या थी? यकम अक्टूबर 2009। और प्राइस कॉस्ट क्या थी? 4675। और एसेट का नाम क्या था? बिल्डिंग। ठीक है सर। अच्छा जी, अगले सवाल में आए। क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्टिन्यूइंग 7 कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6, बिल्डिंग इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 7000 इन टैक्स ईयर 2012। ये किस साल आपने खरीदी है? 9 वाले तो छोड़े ना, उनको तो आखिरी क्लास तक पता नहीं चलेगा। 9 वाले छोड़ें। ये किस साल आपने खरीदी है? 2010 में। डेट ऑफ सेल वाज डेट ऑफ सेल वाज़े तौर पे गिवन नहीं है। चलें साल तो गिवन है ना, 2012 का साल है। कितने में बेचा? 7000। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट गेन और लॉस। अब हमने गेन और लॉस निकालना है। किस साल गेन लॉस निकालेंगे? सॉल्यूशन ना देखा करें किताब वाला प्लीज। किस साल गेन लॉस निकालेंगे? टैक्स ईयर 2012 में, क्योंकि यकम अक्टूबर 9 को खरीदा तो 30 जून 10, 30 जून 11, कितने साल इस्तेमाल हो चुके हैं? 2 साल। किस साल डिप्रिशिएट नहीं करना? 2012 में। टैक्स ईयर 2012 में हेडिंग क्या होगी? टैक्स वालों के मुताबिक गेन या लॉस 2012 में निकलेगा। गेन लॉस का फॉर्मूला कॉन्सिडरेशन
लेस टैक्स एज ऑन 30/11। ठीक है जी। व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड? व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड? 7,000। व्हाट इज द टैक्स WDV एज ऑन 30/6/2011? 3786। 2 साल डेप्रिशिएट हुआ ना? 3786। You will not do like this for building only. For building only. You will not do like this. ये हम तीसरी एक्सेप्शन पढ़े जनरल रूल की, तीसरी पढ़ने लगे हैं। अभी आपको चौथी पढ़ाऊंगा, 4 एक्सेप्शंस हैं बस। We will not do this for building. बिल्डिंग के केस में ऐसा नहीं करना। कब? बिल्डिंग के केस में अगर कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो ऐसा नहीं करना। अगर बिल्डिंग कॉस्ट से महंगी बिके तो ऐसा नहीं करना। इसको पिछली बात से बिल्कुल लिंक ना करें, गाड़ी वाली बात से, वो बिल्कुल अलग बात थी। गाड़ी में ये पढ़ा था कि गाड़ी की कॉस्ट अगर 25 लाख से ज्यादा है, वो बिल्कुल अलग बात है, और ये बिल्कुल अलग बात है। बिल्डिंग के केस में गेन लॉस ऐसे नहीं निकालना। कब? अगर कंसिडरेशन कॉस्ट, देखिए इलॉजिकल बातें ऐड होती जा रही हैं। 2 पढ़ी थी, अब तीसरी आज पढ़ने लगे। इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, इज इट सो? ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारे सवाल में। अच्छा, अगर इधर होता ना 3,000, मैं बड़ा रिलैक्स होता, मैं बस इधर 3,000 लिखता, -378, फिर कुछ भी ना करते, फिर सिंपल सवाल था, फिर सिंपल सवाल था। ठीक है, तो बिल्डिंग के केस में ऐसा नहीं करना जब कंसिडरेशन ग्रेटर देन कॉस्ट। व्हाट वाज सपोज्ड टू डू? इसको नहीं छेड़ना, A into B over C, इसको नहीं छेड़ना। आपने क्या करना है? एक्सटेंड द WDV। WDV एक्सटेंड कर देते हैं। WDV का फॉर्मूला आपको आता होगा, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। WDV को एक्सटेंड कर देते हैं। WDV को क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करके यहां से पकड़ लेते हैं कॉस्ट, और यहां से पकड़ लेते हैं अकामुलेटेड। ऐसे ही है ना? कॉस्ट पकड़ लेते हैं और अकामुलेटेड पकड़ लेते हैं। अगर टाइम नहीं है तो ये कॉस्ट है, इसमें से WDV माइनस करेंगे तो ये भी अकामुलेटेड आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट को पकड़ो, 4675। व्हाट इज अकामुलेटेड? 889। वैसे बेहतर ऐसे निकालिएगा पेपर में, 4675 माइनस 3786, 889। ओके, जवाब बताएं। ये तो फिर वहीं आ गए, ये तो फिर वहीं आ गए, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, ये करना है आपने पेपर में। This you are supposed to do in paper. Pick up the cost and cut it, and write down here 7,000, and write down here 7,000. It is how you will do in paper. बस अब लॉ मेकर ने जो कहना था वो लॉजिक्स उसने सोची हुई है, वो आपसे कह चुका है। अब हम कैलकुलेशंस अपनी पूरी कर लेते हैं। ये अजीब सा काम है, अजीब सा काम। कब करने? सिर्फ बिल्डिंग के केस में, सिर्फ बिल्डिंग के केस में। और कब करने? जब कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो। चलें जी, 6,111 जी, 889। It is called as टैक्स गेन। ये क्या आ गया? गेन आ गया।
अच्छा, अब इसकी लॉजिक सुनने थोड़ी सी ऐसी, वैसे तो लॉजिक जरूरी नहीं। असल में हुकूमत चाहती थी महंगी बिल्डिंग्स, महंगी बिल्डिंग्स बिकती हैं, तो हुकूमत चाहती थी टैक्स पेयर पे लोड ना डाला जाए। बहुत महंगी बिल्डिंग्स कई दफा बिक जाती हैं, तो टैक्स पेयर पे लोड ना डाला जाए। बिल्डिंग बेचना तो उसका काम ही नहीं है, वो तो वैसे ही दुकान बेच के कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो बिल्डिंग्स कई दफा ना बहुत महंगी बिकती थी। महंगी 3000 नहीं लिखा हुआ नीचे, 7000 लिखा है। बिल्डिंग्स आमतौर पे महंगी बिकती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा इस पे लोड ना डालो इतना टैक्स पेयर बेचारे पे, कि बिल्डिंग इतनी महंगी बिक रही है, इस पे लोड ना डालो। अब लोड ना डालने का तरीका क्या किया? बड़ा आसान सा। पहले साल खर्चे में कितना गया? 468। दूसरे साल खर्चे में कितना गया? 421। दोनों का टोटल 880। जो खर्चे में गया ऐसे फॉर्मूले को सेट करो कि गेन भी वही आ जाए। जो खर्चे में गया ऐसे फॉर्मूले को सेट करो कि गेन भी वही आ जाए। अब 2 सालों में टैक्स पेयर खर्चे में डालेगा। 2010 में कितना खर्चा रिकॉर्ड करेगा? 2011 में। सारे सालों में कितना खर्चा रिकॉर्ड करेगा आज तक? जितना खर्चा पास में रिकॉर्ड किया एकदम उसे रिवर्स करके इनकम में डाल दो। इससे फायदा ये होगा, हैवी गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हैवी गेन पे, थोड़े से गेन पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ ये है कि अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट ही नहीं हुई, बल्कि जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई थी उतनी गेन के नाम से आज क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो ये एक बेनिफिट देना था लॉ मेकर ने टैक्स पेयर को महंगी बिल्डिंग बेचने पे, ये उसने दे दिया। लेकिन फॉर्मूला सेट करते करते आपकी पंबीरी घुमा दी। फॉर्मूला सेट करते तो सिंपल सा काम करना है। क्या? नंबर 1, एसेट कौन सा होना चाहिए? कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? कॉस्ट से ज्यादा। दूसरी बात करना क्या है? एक्सटेंड द WDV। बोले एक्सटेंड द WDV। कॉस्ट कंपनसेशन लिख लेनी है आपने, फिर कॉस्ट को काट के प्यार से उसकी जगह क्या लिखनी है? कंसिडरेशन। इसके बाद आपका काम नहीं है, आगे कैलकुलेटर का काम है। आगे कैलकुलेटर आपको खुद ही सही फिगर्स निकाल के दे देगा। ये बात पढ़ लें फिर नोट कीजिएगा। अजीब अजीब लग रहे हैं आज आप लोग, अजीब अजीब बातें पढ़ के। पेज 133 पॉइंट C D, इफ द कंसिडरेशन, इधर इफ ये सवाल का डेटा है, ये सवाल है ना, ये तो सवाल है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, ये सवाल का डेटा है। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, इफ द ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई अज्यूम कि आप किताब पढ़ रहे हैं। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एक्सीड द कॉस्ट, एक्सीड द, अच्छा ये रूल किसके लिए है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग के लिए। दूसरी बात, ये रूल किस बिल्डिंग के लिए? इफ कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो क्या करेंगे? द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज, देखिए द कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज, लेकिन बेचने के साल में, खरीदने के साल में ऐसा नहीं करना कि यहीं पे 7000 शुरू, वो तो पता नहीं कब बिके, कितने की बिके, वो तो इल्हाम नहीं होना हमें। तो बेचने के साल में क्या करेंगे? कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। आगे लिखें, व्हाइल कैलकुलेटिंग गेन लॉस। गेन लॉस कैलकुलेट करते हुए कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग गेन लॉस। गेन लॉस निकालते हुए ये ध्यान रखना है, कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। और ब्रैकेट में एक और बात लिख लें मोटी मोटी करके, एक्सटेंड द WDV। हिंट हिंट, एक्सटेंड द WDV। WDV आप एक्सटेंड करेंगे, खुद ही से पता चल जाएगा आपको। WDV एक्सटेंड करने का क्या तरीका है? आ जाओ टैक्स की क्लास। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। जी जी, लैंड पे तो डेप्रिशिएबल ही नहीं है ना, लैंड तो डेप्रिशिएबल ही नहीं है। लैंड तो मैं कह रहा हूं डेप्रिशिएबल ही नहीं है ना। लैंड का बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ लिया था। हाँ, इमूवेबल से मुराद बिल्डिंग है, सिर्फ लैंड नहीं है। लैंड क्यों नहीं है? डेप्रिशिएबल ऐसे की कल डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर।
तो लैंड पे तो ये सेक्शन ही नहीं लगता। तो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद बिल्डिंग है। Okay. If the consideration received on disposal of immovable property exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. इसके आगे आप लोगों ने क्या लिखा है? एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 and 7. अब आप लोगों ने ना घर में क्वेश्चन 12 भी करना है, इसी के साथ लिख लें। क्वेश्चन 12 इस जैसा है, क्वेश्चन 12 इस जैसा है। बल्कि निकाल लें, एक और सवाल कर लेते हैं। पास पेपर लिखें, यहीं पे लिखें पास पेपर क्वेश्चन 38 का 1। पास पेपर क्वेश्चन 38 का 1 जी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे कर दें। पेज 157 पे पास पेपर क्वेश्चन 38 का 1। पास पेपर क्वेश्चन 38 का 1। मेरे ख्याल से डायरेक्ट बेचने के साल का डेटा दे रहा है आपको, खरीदने की डेट ही नहीं बताई। जल्दी गेन लॉस निकालें ये वाला। सर्वर एंटरप्राइजेस सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अंडरलाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एकदम आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और अब आपने ढूंढना है कॉस्ट को और कंसिडरेशन को। अगर हुआ तो मसला है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं।
द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉज 30। सर्कल लगाएं और लिखें 50 इज ग्रेटर देन 30। लिखें 50 इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर का साइन लगा के 50 इज ग्रेटर देन 30। जी बताएं, अजीब सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या नॉर्मल? नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होती है? कंसिडरेशन माइनस WDV, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमें अजीब सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर्वर एंटरप्राइज सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 50 million, द कॉस्ट वाज 30 million, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 6 had been allowed अप टू टैक्स ईयर 16, अप टू टैक्स ईयर 16। ओके जी, सर्वर एंटरप्राइज सोल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 50 million। ऊपर देखें किस साल बेची, पहली लाइन पढ़ें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर द करेक्ट हेड इनकम निकालें टैक्स ईयर 17 की, तो 17 ऊपर मैंने लिख दिया, यही तरीका होना चाहिए था आपके लिखने का। जैसे ही 17 लिखा, इससे पहले कि मैं पॉइंट 1 पढ़ूं, मैं यहां एक और चीज लिख लेता हूं। सर्वर सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 50। इसको नहीं छेड़ना, मार्कर की आवाज इधर आई थी, इसको नहीं छेड़ना, 50 एज इट इज। वो गाड़ी के केस में इसको छेड़ना है, A/B into C। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ओके। जैसे ही आपने पढ़ा ना इमूवेबल 50 इज ग्रेटर देन 30, तो आपने कहा एक्सटेंड द WDV। आपने फौरन कहा पेपर में एक्सटेंड द WDV। एकदम साथ वाला भी हिल के रह गया, वो तुझे क्या इतनी ऊंची बोल रहा है? कहते चुप कर जा, मैंने एक्सटेंड करन दे। एक्सटेंड द WDV, WDV एक्सटेंड करें जी। कॉस्ट बताएं 30, और आज तक की अकाउंट डेप्शन बताएं 16 तक की 6। ये दोनों गिवन होगी। ओके, अब लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ exceed the cost, then consideration shall be treated as cost। आवाज नहीं आई यार रशीद। अच्छा जी, 50 minus 6 44 6। It is the tax gain। टैक्स वालों के मुताबिक क्या है? गेन आ गया। जी, ये कौन सा पॉइंट है? 1 है या 2 है? ये कौन सा पॉइंट है? 1 है या 2 है? 1 है। अच्छा, 1A डालें, 1A 1A नया पॉइंट, उसमें लिखें एज्यूम इन 1 इट इज सोल्ड फॉर 24 million। एज्यूम इन 1 it is sold for 24 million। चलें जी, सॉल्व कर दें। सॉल्व कर दें। it is sold for 24 million। सारा डेटा सेम, ऑल डेटा सेम, ऑल डेटा सेम, सिवाय चेंज क्या हुआ है? सिर्फ 50 को मैंने बदल के क्या कर दिया? 24, बाकी डेटा सेम है। ओके, नंबर 1 मुझे बताएं बेचा कितने का? 24। अब मैं अपने से एक बात करूंगा, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। नहीं 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 नहीं, डू नॉट एक्सटेंड WDV। कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, नो 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 नो, डू नॉट एक्सटेंड। WDV को बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस ठीक है। WDV गिवन नहीं है, अनलकीली गिवन नहीं है। 30 माइनस 24 जी, वो इत्तफाकन आया है। मैं इधर 22 भी लिखवा सकता था। अब आप कोई अच्छा ऐसे 0 आया करेगा, वो इत्तफाकन आ गया। मैं इधर 22 लिखवा सकता था, 21 लिखवा सकता था, कुछ भी लिखवा सकता था। ठीक है, 24 को काट के आप 21 कर दें, छोड़ें 1A। ऐसे ही आपने कोई और रूल लेके चले जाने। अच्छा इसमें 0 आया करेगा,
जीरो नहीं आया करेगा, इसमें जो गेन भी आ सकता है लॉस भी आ सकता है, इसका कोई मसला नहीं। तो 24 को काट के क्वेश्चन में 21 कर दें, ऐसी कोई गलत कॉन्सेप्ट ना ज़हन में बैठ जाए जी। अब क्या करना पड़ा, WDV एक्सटेंड करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? कॉस्ट, इसको मैंने काट के 21 किए, काटें और 21 करें? नहीं, काटें और 21 करें वाला चक्कर नहीं है। आई होप आप बात समझ आ गई होगी। चलें जी, आ जाएं पेज 132 पे वापस, जिथे दी पेज 132। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मार्केट है, हम तो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं डिफिशन, बस इनकम में डाल। उससे बिल्डिंग के ऊपर, वो तो मार्केट में जितने मर्जी की हो, वो तो मार्केट फोर्सेस बताएंगे। ओके, पेज 132, पेज 132 पे एक्सप्लेनेशन, पॉइंट 5 रह गया था, आपको याद होगा, पॉइंट 5 में एक्सप्लेनेशन रह गई थी। पॉइंट 5 में एक्सप्लेनेशन रह गई थी। जी एक फर्नीचर की कॉस्ट है 200, दो 2011 में हमारी इनकम माफ थी। क्यों? हमारा नया कारोबार था, इसलिए हमने इमरान खान से रिक्वेस्ट करके इनकम माफ करा ली थी। और 2012 में हमारी इनकम टैक्सेबल थी, गवर्नमेंट ने कहा था आपने इनकम पे टैक्स देना है। 11 में हमारी इनकम माफ थी किसी वजह से। अब सवाल यह है कि 11 में इनकम माफ है तो डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट ना करें? तो जवाब है नो। इनकम माफ है लेकिन एसेट तो वैल्यू लूज करे ना, तो इनकम माफ है इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रिसिएशन भी माफ है, डिप्रिसिएशन विल स्टिल बी कैलकुलेटेड जी। फर्नीचर यहां फॉल करते, पहले साल सिर्फ क्या करेंगे? डिप्रिशिएट। क्लियर? वो रूल भी याद रहना चाहिए ना। फर्नीचर पहले साल सिर्फ क्या करेंगे? डिप्रिशिएट। कॉस्ट बोले 200, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, फर्नीचर के लिए 15, तो रेट लगाएं 15%, 200 पे 15%। बीवी बुक वैल्यू 170, ओके 170 को डिप्रिशिएट करें। लास्ट रो में बैठ जाएं, फिर चीजें बाद में उठा लीजिएगा जी। 170 को डिप्रिशिएट करें, 170 को डिप्रिशिएट करें 15%, 26, 144। अब बस लोगों ने गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा था, गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन डाल दी। लोगों ने कहा जिस अरसा इनकम माफ है ऐसा कर लेते हैं 200 माइनस 0 इज इक्वल टू 200, इस साल 200 पे डिप्रिशिएट कर दें। गवर्नमेंट ने कहा इसकी इजाजत नहीं है, अगर इनकम माफ है तो एसेट को डिप्रिशिएट करते रहना है। आप बताएं इस साल डिप्रिसिएशन क्या आएगी फिर? 26। इट इज माय करेक्ट कैलकुलेशन। रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे हो सकती थी? 200 0 200 30, फिर अगले सारे साल बदल जाते, इसकी इजाजत नहीं है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। इट इज करेक्ट कैलकुलेशन। चलें जी, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको फिर मैं पढ़ता हूं।
ओके, पढ़े। एक्सप्लेनेशन। where any building where any building, where any furniture, where any plant is used in a business, where any building, where any furniture or where any plant is used in a whose income is exempt, जिसकी इनकम क्या है, माफ है। depreciation shall be allowed for the said tax year। said tax year का मतलब है 2011। said tax year का मतलब है 2011। depreciation shall be allowed for 2011 and after expiration of exemption, यहां डुप्लीकेशन है, ऑफ एग्जेम्प्ट पीरियड एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे काट दें। ऑफ एग्जेम्प्ट पीरियड गलती से आ रहा है, आपकी किताब पे भी लिखा हुआ है ऑफ एग्जेम्प्ट पीरियड। डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर टैक्स ईयर एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन। ये कौन सा साल है, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन। एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एग्जेम्पशन डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड फॉर द WDV shall be calculated after reducing total depreciation deductions and initial allowance। जी भाई, यहां खड़े होकर मैंने WDV कैसे निकाली, डिडक्शन माइनस करके या माइनस किए बगैर, माइनस करके। ये थोड़ी सी एहतियात है कि जब आपकी इनकम माफ है तो डेप्रिसिएशन फिर भी कैलकुलेट करते रहेंगे। अच्छा, अगर ऐसा ना होता तो फिर टैक्स पेयर को फायदा हो जाना था, गवर्नमेंट को इस पर गुस्सा था। कैसे फायदा हो जाना था, इस साल 26 के बजाय उसने कितना डेप्रिशिएट करना था, 30। डेप्रिसिएशन बढ़ती, खर्चे बढ़ते, खर्चे बढ़ते, प्रॉफिट कम होता, टैक्स। इसलिए गवर्नमेंट कहती है इनकम माफ कर रहे हैं वो अपनी जगह, डेप्रिसिएशन माफ नहीं। डेप्रिसिएशन फिर भी हर साल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, पास्ट पेपर काफी हो गया, बस ये सेक्शन। अब पास्ट पेपर ने पेज 156 क्वेश्चन नंबर 30 का 3 पढ़ें जी। 30 का 3 पढ़ें, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ें। पहली 2 लाइनें रहने दे बेशक। 30 का 3 पढ़ें, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ें। वो आपके सामने बना हुआ है उधर, वो देखिए। अलाउड है नॉट अलाउड है ये बताना है। कहते मैंने इनिशियल अलाउंस निकाला है 4 मिलियन का। हमने कहा किस पे इनिशियल अलाउंस निकाला है तुमने जालिम? कैसे इनिशियल अलाउंस मैंने निकाला है, एक यूज्ड क्या होता है, सेकंड हैंड। एक्वायर्ड लोकली का मतलब क्या है, लोकली का कहते हैं पाकिस्तान से खरीदे हुए सेकंड हैंड इक्विपमेंट में मैंने इनिशियल अलाउंस निकाला है। कहते मैंने सही निकाला है? नहीं, उसे कहेंगे नया होता तो फिर आप इनिशियल अलाउंस निकाल सकते थे। अभी ये 4 मिलियन के फिगर टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यूज्ड को अंडरलाइन करके लिखें सेकंड हैंड, और लोकली को अंडरलाइन करके लिखें पाकिस्तान। अब बता दें जी, सेकंड हैंड पाकिस्तान वाले पे इनिशियल अलाउंस मिलता है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है अलाउएबिलिटी। तो पॉइंट 3 का जवाब आगे लिख लें, नॉट अलाउड। लेकिन पेपर में ये नहीं लिख के आना, पेपर में थोड़ी बुरी बात लिख के आएंगे, जाके सॉल्यूशन देखिएगा।
तो ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है।